32% बेरोजगारी दर राजस्थान में इस समय देश में सर्वाधिक है। पिछले दिनों 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। सरकार घोषणा करती है, उस घोषणा के अनुरूप यदि वह कार्यान्वित भी कर दे तो 3 लाख बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होंगे। इसमें तकलीफ का काम यह है कि बहुत परिश्रम करके, बहुत मेहनत करके, पेट काट के किसी गरीब का, मजदूर का, किसान का बेटा बड़ी उम्मीद के साथ कोचिंग सेंटर में जाता है, कमरा किराए पर लेता है, जद्दोजहद करता है और उसके सपनों पर पानी फिरता है जब नकल जैसा एक संगठित अपराध पनपता है। और उसको रोकने के लिए अभी जो बिल लाया जा रहा है, 1992 में भी ऐसा ही हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि प्रदेश की जितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं उसमें एक बड़ी समस्या नकल को रोकना है प्रभावी रूप से। कितनी बड़े पैमाने पर नकल हुई, किस तरीके से लोग शामिल थे, मुझे बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आया नहीं कि क्या सरकार को उन नौजवानों के भविष्य के प्रति कोई किसी तरीके की चिंता नहीं थी। अच्छा होता यदि रीट की इस पूरी परीक्षा की जांच सीबीआई को दी जाती, दूध का दूध और पानी का पानी होता। सरकार क्यों हट रही है इसका आज तक अभी पता लगा नहीं। लीपापोती के अलावा कुछ नहीं। एक बिल आया 92 में, 1992 में भी और 2022 का। यदि केवल बिल से ही नकल रुकती तो प्रावधान तो उसमें भी थे। एक कंफ्यूजन ये भी है कि आप यदि आगे बढ़ेंगे तो 92 के हिसाब से फैसला करेंगे या 22 के हिसाब से करेंगे, इसमें क्लैरिटी नहीं है। विधिवेताओं ने पढ़ा होगा और उसको आगे प्रोसेस किया होगा, लेकिन अच्छा होता कि 92 को रिपील करते और उसके बाद उसमें जो खामियां थी उन खामियों को दुरुस्त करके ये बिल लाया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ है। गांव-गांव का बच्चा बच्चा किसी न किसी के ट्रैप में था। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जिन पर सीधे सीधे प्रश्न खड़े हुए, उनके बारे में इस बिल में क्या प्रावधान होगा और किस तरीके से उनको उस घेरे में लाया जाएगा, इसकी चर्चा भी होती है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम का एक संस्थान है जो 17 वर्षों से काम करता है। उनके पदों पर बैठे हुए सीधे सीधे लोग इसमें शामिल थे। तो क्या संस्थाएं इस दायरे में आएंगी? इस विधेयक के पूर्व में सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता पर 2 रिपोर्टें दर्ज हुई थी, एफआईआर हुई थी। क्या उन अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी? क्योंकि अपराध तो तब भी हुआ था, कुठाराघात तब भी हुआ था, तकलीफ तब भी हुई थी। ऐसी दर्ज रिपोर्ट के अपराधियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा क्या और 10 साल की सजा मिलेगी क्या? और क्या ऐसे कानून बनाने से नकल रुक जाएगी क्या? आपने पॉक्सो एक्ट से लेकर दलितों और महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर अनेक कानून बनाए, फिर राजस्थान आज अपराधों में नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के उत्पीड़न, दुष्कर्म और दलितों के अपराधों में लगातार बढ़ोतरी क्यों होती है? यदि कानून ही केवल इसको रोकता, उसका भय होता, मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हुआ और सरकार के संरक्षण में जिस तरीके से नकल के गिरोह पनपे, हाथ कंगन को आरसी क्या साफ दिखता है। तो सरकार की मंशा होती तो उसको ठीक से क्रियान्वित करती। कानून तो पहले से ही बना हुआ था और इसलिए उसमें तो मृत्युदंड तक के, कारावास के, आजीवन कारावास तक के प्रावधान है। बावजूद उसके बच्चियों पर, महिलाओं पर अनाचार के, अत्याचार के, बलात्कार की घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? इसलिए इस अधिनियम के सेक्शन 9 में भी कहा है, किसी संस्था में नकल का अपराध होने पर संस्था प्रधान या अन्य बताए कि नकल की अपराध की जानकारी उन्हें थी या नहीं। संस्था द्वारा नकल रोकने के सभी इंतजाम होने के उपरांत भी नकल का अपराध हो जाने के बाद भी ऐसे अपराध से छूट क्यों दी गई? इसी तरीके सेक्शन 10 में परीक्षार्थियों को सजा के रूप में 3 वर्ष व जुर्माना 1 लाख नहीं अदा करने पर 9 माह के अतिरिक्त दंड का प्रावधान है, लेकिन 2 में अन्य व्यक्ति को सजा 10 वर्ष व जुर्माना 10 करोड़ तक का है। लेकिन अदा न करने पर अतिरिक्त दंड 2 वर्ष का है। 1 लाख वाले पे 9 माह का और 10 करोड़ वाले को केवल 2 वर्ष का सजा का प्रावधान ही क्यों है?
सेक्शन 10 के प्रोवाइडेड में सजा कम करने के विशेष प्रावधान का भी जिक्र है। इस पर गौर करिएगा सभापति महोदय कि 10 में प्रोवाइडेड में सजा कम करने के विशेष प्रावधान का जिक्र है। अपराधियों को सजा किन परिस्थितियों, किन कारणों से क्यों कम की जाए, यह स्पष्ट नहीं है। सेक्शन 11 में परीक्षार्थियों को अपराध में लिप्तता पर 2 वर्ष तक का प्रतिबंध वह क्यों नहीं आजीवन कारावास के प्रतिबंध तक चला जाए। इन परीक्षार्थियों पर 2 वर्ष का प्रतिबंध कब से गिना जाएगा? पकड़े जाने पर या चार्जशीट पेश होने पर या चार्ज लगने तक या सजा होने तक। सेक्शन 12 में संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण के सब सेक्शन 2 में अनुसंधान अधिकारी को संपत्ति अपराध से प्राप्त होने का पता चलने पर संपत्ति कुर्क या अधिग्रहण करने के वास्ते सरकार से स्वीकृति लेना आवश्यक क्यों है? जब ये प्रूव हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, उसके बावजूद भी इसके बाद सरकार कितने समय में स्वीकृति देगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी तो पुराने केसेज की अभियोजन की स्वीकृतियां भी पेंडिंग पड़ी हैं। सरकार द्वारा स्वीकृति न देने पर ऐसी संपत्ति का क्या होगा जो अपराध में लिप्त और जो स्पष्ट नहीं किया गया होगा? ऐसी संपत्तियों का क्या होगा? संपत्ति जब्त या कुर्क करने के उपरांत कोर्ट को 48 घंटों में सूचना आवश्यक बताया गया है, लेकिन सरकार को स्वीकृति का समय तय क्यों नहीं किया गया? ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय खोलना बताया गया है। ऐसे प्रकरण के लिए फास्ट ट्रैक का प्रावधान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अनुसंधान के बाद प्रत्येक चार्जशीट में कोर्ट ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान हो ताकि ट्रायल में अभियोजन पक्ष को पुलिस से सहायता प्राप्त हो सके। सार्वजनिक आम परीक्षा जो भर्ती के अलावा होगी, जो अभी 2022 का इसमें बिल प्रस्तावित है, उसमें सार्वजनिक आम जो भर्ती के अलावा होगी, क्योंकि अभी इसमें स्पेसिफिक आपने भर्ती का उल्लेख किया है, उस पर यह कानून लागू होगा या नहीं होगा और कौन सा कानून लागू होगा ये इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के उन करोड़ों, उन लाखों नौजवानों के लिए जिन्होंने इस अवसाद में चले गए, जिनके संपत्तियां बर्बाद हो गई, अनेक लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। बहुत पुरानी बात नहीं है। देवली के लोकेश मीणा का मामला इस तरीके का जो सबके लिए रोंगटे खड़े करने वाला है। बहुत सारे लोग इसलिए उजागर नहीं हुए कि उनको इस बात का भय लगता है कि उनसे बड़ी पूछताछ होगी, लेकिन राजस्थान के गांव-गांव से कहीं न कहीं इस तरीके के नकल के संगठित गिरोह ने 1000 करोड़ से भी ज्यादा के पैसे का लेन देन किया। मुझे लगता है कि किसी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है और इस तरीके का बिल आता है तो मुझे लगता है कि इसको पहले जनमत को जानने के लिए प्रचारित करके इसमें जो योग्य उपाय हो वो करके भविष्य में कोई भी किसी नौजवान के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न करे। धन्यवाद।